सब कुछ तो तय है इस दुनिया में, जीना मरना, जिंदगी मौत, सीता के हरण से लेके लंका के दहन तक, द्रौपदी के तिरस्कार से लेके कौरवों के हाल तक, सब कुछ तो तय था। ऊपर वाले ने हमारे जिंदगी में सब कुछ तय करके भेजा है। हमारे हिस्से का बादल हमारे लिए बरसेगा, हमारे हिस्से का सूरज हमारे लिए चमकेगा, हमारे हिस्से का सिक्का हमारे हक में बोलेगा। इसीलिए बोलता हूँ, हवा का रुख मोड़ते चलो, मुट्ठी में रोशनी बांधते चलो और सिक्का उछालते चलो, बिना रुके बिना थके, क्योंकि सब कुछ तय है। तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जिस दिन तुम अपना आसमान ढूंढ लोगे, अपना सूरज ढूंढ लोगे और अपना सिक्का ढूंढ लोगे। हेलो दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर डिस्कस कर रहे होंगे। यार 2 लेक्चर हमने डिस्कस कर चुका था। फर्स्ट लेक्चर में हम ये देख रहे थे चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी कैसी होती है, डिफरेंट कंडीशन में कैसे चार्ज बिहेव करता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे ओम्स लॉ के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जिसमें हम ये देख रहे थे कि इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिक करंट, तो चार्ज को फ्लो कौन करवाता है। हमने 9th में पढ़ा है ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम ये पढ़े थे कि अगर हमें क्या कराना है बेटा, किसी एक ऑब्जेक्ट को या कुछ भी डाटा को मूव कराना है, क्या कराना है, मूव, तो हमें उसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स देना पड़ेगा। बैलेंस फोर्स में कोई चीज मूव नहीं करता बेटा, किस में मूव करेगा, अनबैलेंस्ड। तो वो चार्ज को कौन अनबैलेंस्ड फोर्स देगा, जिससे चार्ज मूव करेगा, और चार्ज मूव करने के बाद वो फ्लो करेगा, जिससे करंट फ्लो होगा। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर हैं, जिसको हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस में। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, जॉर्ज सीमन ओम। ओम ने ये बताया, उन्होंने एक रिलेशन डेवलप किया बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, और वो बोले कि द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला क्लास हमने लास्ट क्लास देखा था कि इफ द फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर आर कीप्ड अनचेंज्ड, then the strength of current flowing through it is directly proportional to the potential difference across its ends। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा बेटा, जो बच्चे आज ये फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं वो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखकर आए, ताकि उन्हें और बेटर में समझ आ पाए कि एक्चुअल में ये वर्डिंग्स हो क्या रहा है। हम ये देखे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है, टू एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक मूव करवाने में कितना वर्क डन लगेगा, उसी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ बोले कि जितना चार्ज पे वर्क डन करेंगे उतना चार्ज मूव करेगा, जितना चार्ज मूव करेगा उतना इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो जितना इलेक्ट्रिक करंट होगा ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वर्क डन अपॉन चार्ज पे, और वर्क डन कौन है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होगा, V इज प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा रहे थे तो अपन एक कांस्टेंट लगा रहे थे R, और बोलते थे V इज इक्वल टू RI। जहां R होता था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, क्या होता था, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसके बारे में हम ये भी देखे थे कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। जैसे कि V इज इक्वल टू क्या बेटा, R इंटू आई, देन R इज इक्वल टू वॉट, I यहाँ इंटू है, इधर आके डिवाइड, देन V इज इक्वल टू I। वो किसके किसके बीच का रेशियो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के बीच का रेशियो है। ये सब अपन लास्ट क्लास में देख लिए थे। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, तो द SI यूनिट इज द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इज कॉल्ड सिंपली ओम, OHM, on the honor of respected George Simon Ohm, represented by this sign। ऐसे करके अपन ये कर देते हैं। तो हमारे पास जब R इज इक्वल टू V बाय I होता है, V का यूनिट होता है बेटा वोल्ट, I का यूनिट होता है एम्पियर, वोल्ट बाय एम्पियर, इसका होता है बेटा ओम। तो आएगा द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम।
said to be 1 ohm if 1 volt potential difference या 1 ampere of current flow through it when potential difference is 1 volt। तो इन सब के बारे में अपन लास्ट क्लास तक देख चुके थे। आज अपन स्टार्ट करेंगे बेटा रेजिस्टेंस से कि रेजिस्टेंस क्या होता है, किस किस कंडीशन में कैसा कैसा बिहेव करता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसमें ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो वो रिलेशन याद करो, व्हाट V इज इक्वल टू R इंटू आई, देन I इज इक्वल टू व्हाट V बाय R। I इज इक्वल टू R यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू क्या होगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। I इलेक्ट्रिक करंट है, V वोल्टेज है और R रेजिस्टेंस है। तो यहां पे हम देखेंगे कि R कौन है, कांस्टेंट है, वेयर R is constant of proportionality whose value depends upon size, nature of the material and temperature of the conductor। किस पे बेटा, फर्स्ट साइज, सेकंड नेचर और थर्ड टेम्परेचर। इन तीन कंडीशन पे R की वैल्यू डिपेंड करेगी। R इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस और सिंपली रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इनफैक्ट रेजिस्टेंस यहां से, इनफैक्ट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट। कैसे होगा, तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो यहां पे एक कंडक्टर बना लेता हूं मैं। इस कंडक्टर, वेट अ मिनट, गुस्सा हो जा रहा है भाई पीडीएफ, आजा भाई तू यहाँ आजा, यहाँ यहाँ यहाँ, बस ऐसे आजा, बस हो गया, आ गया। अब अगर मैं यहाँ एक कंडक्टर बनाने की कोशिश करूं लाइक दिस, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। निगेटिव टर्मिनल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रीम अमाउंट में होंगे तो वो रिपेल करके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रैवल करेंगे इस तरीके से। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे तो ये एक प्रॉपर्टी है जो क्या करेगा, फ्रंट डायरेक्शन से इन्हें ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, देन द ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ करंट। करंट को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, रोकेगा, रेस्ट में लाएगा, किसको, चार्ज को। ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ करंट इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। या इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, तो तुम देखोगे द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, कि अगर चार्ज कोई फ्लो कर रहा है तो उसे ये रोकेगा, उसे क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। नॉर्मल एक प्रॉपर्टी है, तुम्हारे भी लाइफ में तुमने कई रेजिस्टेंस लगा के रखे हैं। इवन दो तुम जिस विंडो से मुझे देख रहे हो वो भी तुम्हारे लाइफ का एक रेजिस्टेंस है जो तुम्हें कहीं दूर लेके जा सकता है, तुम्हारे लाइफ में तुम्हें हर वो चीज दिला सकता है जो तुम्हें चाहिए। बट क्या तुम वही करते हो? 1 घंटे के लेक्चर को देखने में तुम्हारी हालत खराब हो जा रही है, तुम्हारे पास हर दिन 24 घंटे हैं, फिर भी तुम नहीं देख पा रहे हो। बजाय अगर तुम डिजिटल वेलबींग चेक करोगे तो डिफरेंट चीज़ों में तुम कितना टाइम बिता रहे हो, कोई आइडिया भी है? तो मैं अगर बोलूँ तो तुम्हारे लाइफ में तुमने भी कई रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। जैसे कि बॉयज़ में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस फ्रेंडशिप भी होता है। जब भी लड़का थोड़ा सा कुछ करने को सीरियस होता है तो उसके दोस्त उसे खींच लेते हैं कि नहीं 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 तू पढ़ेगा और कोई काम नहीं है। ऐसे कुछ बच्चों का बात अलग है, 2-4 बच्चे होते हैं ठीक ठाक, बट बाकी बच्चों तो भाई उन्हें कुछ और ही करना है, पढ़ने लिखने के अलावा सब कुछ उन्हें करना है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो एक साइड से चार्ज फ्लो कर रहा होगा जिसके लिए करंट फ्लो होगा, उसमें वो क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा, किसको, फ्लो ऑफ चार्जेस को। तो इसके बाद अगर रेजिस्टेंस तुम्हें समझ में आ गया होगा तो ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसे अपन थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अभी तक का समराइजेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कंडीशन विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस
रिटन इन ब्रीफ एस पीडी, पीडी को कहते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, हम ये कैसे बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो होने के लिए क्या नेसेसिटी है? चार्ज का फ्लो होना, तो चार्ज अपने आप फ्लो हो जाएगा। तुम्हारे जिंदगी में कुछ अपने आप हो जाता है? कुछ भी अपने आप नहीं होता, तुम्हें भी कुछ करना पड़ता। हाँ है तो सब कुछ तय, यहाँ सब कुछ तय है, जिंदगी मौत, जीना मरना सब तय है। सीता के हरण से लेके लंका के दहन तक, द्रौपदी के तिरस्कार से लेके कौरवों के हाल तक, सब कुछ तो तय था। यहाँ ऊपर वाले ने हमारे लिए सब कुछ तय करके छोड़ा है। हमारे हिस्से का बादल हमारे लिए बरसेगा, हमारे हिस्से का सूरज हमारे लिए चमकेगा, एंड हमारा सिक्का हमारे हक में बोलेगा। लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही नहीं पता कि हमारा बादल कहाँ है, हमारा सूरज कहाँ है और हमारा सिक्का कौन सा है। इसीलिए बोलता हूँ, हवा का रुख मोड़ते चलो, मुट्ठी में रोशनी बटोरते चलो, अपना सिक्का उछालते चलो, बिना रुके बिना थके, क्योंकि सब कुछ तय है। बट एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, अपना बादल ढूंढना पड़ेगा, अपना सूरज ढूंढना पड़ेगा, अपना सिक्का उछालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ लाइफ में लोगों को यही नहीं पता कि उनको करना क्या है, और अगर करना क्या है ये एक एम्बिशन वो सराउंडिंग से सुन के बना भी लिए, तो उन्हें ये नहीं मतलब कि इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, कितना हमको मेंटल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, हमारे दिमाग को किस लेवल में ग्रो करना पड़ेगा, इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। क्या करना है तो किसी से सुन पाए हैं कि यूपीएससी करना है तो यूपीएससी करेंगे, सुन पाए हैं आईआईटी करना है तो आईआईटी। यहाँ डिनोमिनेटर सेम करना नहीं आता। क्या करोगे बेटा? नहीं सर मैं नीट करूँगा, मेडिकल सर सपना है मेरा मेडिकल में जाना है। अच्छा, टेबल सुना 13 का ये थोड़ी होगा सर। भाई जब खाली मुंह से कर लेगा क्या है? ठीक है कुछ करना है तुझे, बट उसके लिए ग्राउंड में वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? किसी भी सेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए कितनी अमाउंट की मेहनत लगती है, कभी उनसे पता करो। खाली मुंह से बोल देने से कि ये बनूंगा थोड़ी ना बन जाते हैं भाई। तो थोड़ा सा बी सीरियस। अब तुम 10th में भी आ गए हो, तो यहाँ पे ये हमने देखा था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, या W इज इक्वल टू Q यहाँ डिवाइड उधर जाके इनटू, देन W इज इक्वल टू Q इनटू V। ये सबसे न्यूमेरिकल पूछेगा बेटा। तो 1 वोल्ट का डेफिनेशन, V वोल्ट, W जूल और Q कूलम। देन कब? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज पे 1 जूल का वर्क करेंगे तो वहाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? 1 वोल्ट का, है ना। कई बच्चों को इलेक्ट्रिक सर्किट पूछने का डाउट होता है, तो अ कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेल, अ बैटरी और एन एसी पावर सप्लाई, एसी इन द सेंस अल्टरनेटिंग करंट, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरीके से तुम इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो। यहाँ का टॉपिक हमने कंप्लीट कर चुका है कि इतना दूर तक में हमने क्या क्या पढ़ाई किया है। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल में अप्रोच करेंगे। न्यूमेरिकल में हम ये देख रहे होंगे कि किस किस कंडीशन पे हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं। तो कई सारे बच्चों का ये शिकायत रहता है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनता, और 9th के फिजिक्स में ये लड़ के भी आए हो कि न्यूमेरिकल नहीं बनता है मेजोरिटी बच्चों से। तो न्यूमेरिकल बनाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जब हमसे कोई सवालात पूछे जाते हैं तो हम सबसे पहला चेक क्या करते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है। इसके बाद हम ये सोचते हैं कि हमको कंडीशन कौन सा गिवन है ना, कौन से कंडीशन में सवाल पूछ रहे हैं। तो हम न्यूमेरिकल में भी यही करेंगे। पहले तो अपन क्वेश्चन को आहिस्ता पढ़ लेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। हमको पूछा है बेटा कि वर्क डन कितना होगा टू कैरी 4 अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू 100 वोल्ट टू 120 वोल्ट। वोल्टेज गिवन है, बोल रहा है एक पॉइंट 100 वोल्ट से 120 वोल्ट तक का जाना है। कितना? तो 4 अमाउंट इन द सेंस चार्ज कितना गिवन है बेटा? 4 कूलम।
तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं तो तुम जानते हो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ये क्या होगा 120 वोल्ट माइनस 100 वोल्ट, इट बिकम्स 20 वोल्ट। ठीक है, तो हमारे पास V कितना आ गया 20 वोल्ट। पूछा है वर्क डन। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q। देन हमको निकालना क्या है W, देन W इज इक्वल टू क्या होगा बेटा V इंटू Q। V कितना है 20, Q कितना है 4, तो 20 4 जा 80 जूल। वर्क डन इज इक्वल टू, हमको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको देखना है कि हमको क्या क्या गिवन है। गिवन होने के बाद हमको देखना है कि क्या फाइंड करना है, और जो भी हमको फाइंड करना है वो फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन सा रिलेशन हमारे सिलेबस में है जो हमने पढ़ रखा है, उस सिलेबस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमको वैल्यू पुट करना है। फिर क्वेश्चन इतना आसान हो जाएगा कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है, अगर मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करूं तो प्रॉब्लम है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आर्क लैंप। रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा एक आर्क लैंप का व्हेन इट इज हॉट, जब वो गर्म होगा। इफ द लैंप यूजेस 20 एम्पियर ऑफ करंट, आई गिवन है कितना बेटा 20 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन, V गिवन है 220 वोल्ट। पूछा है रेजिस्टेंस, तो तुम जानते हो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू क्या होता है बेटा I इंटू R। इसमें पूछा क्या है हमको, तो R पूछा है, देन R इज इक्वल टू क्या होगा बेटा V, I इधर इंटू है, इधर आके डिवाइड, देन R इज इक्वल टू V कितना बेटा 220, I कितना बेटा 20, 1 0 से 1 कटेगा, 2 से 11, देन R कितना आया 11 ओम, या इसे 11 ओम भी लिख सकते हो। तो हमें ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, क्या फाइंड करना है एंड क्या गिवन है और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। अगर तुम इतना भी जानोगे तो तुम्हारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। थर्ड है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। पूछा है बेटा करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट सोर्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज 1200 ओम, हमको रेजिस्टेंस गिवन है 1200 ओम। सेम रिलेशन ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू R इंटू आई, देन I इज इक्वल टू क्या होगा बेटा V बाय R। I यहाँ रखेंगे, R यहाँ इंटू है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, देन I इज इक्वल टू V कितना है बेटा 220, R कितना है 1200। ऐसे होगा ना कि नहीं होगा। I पूछा है हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, I इज इक्वल टू V बाय R, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, देन I इज इक्वल टू कितना 2 1 जा 2 6 जा 1 बाय 6। जब इसे सॉल्व कर लोगे तो ये कितना आएगा बेटा 1 डिवाइडेड बाय 6, 0 जा 0, 1.0, 1 जा 6, कितना होगा बेटा बोलो 4, यहाँ 0, 6, 6 जा 36, अगेन 4 अगेन 0, तो ये आएगा I इज इक्वल टू 0.16 का बार एम्पियर। यहाँ हमने देखा कि जो हमें गिवन था उससे साथ जो फाइंड करना था उसके लिए हमने एक रिलेशन लगाया, रिलेशन में वैल्यू पुट किया और वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ गया। इतना में तुमको ये फील आ गया कि रेजिस्टेंस से न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, काफ़ी इजी आता है। इजी इसीलिए भी आता है क्योंकि 3 ही रिलेशन है, V इज इक्वल टू मतलब 3 डाटा है, V इज इक्वल टू R इंटू आई। या तो V और I देगा तो R पूछेगा, या तो I पूछेगा तो V और R देगा, या तो V पूछेगा तो R और I देगा। मतलब 3 हमको रिलेशन में 3 वेरिएबल हैं जिसमें से अगर 2 अननोन होंगे तो
पॉसिबल नहीं है कुछ पता करना। तो 2 नॉन होंगे, तीसरा अननोन होगा। उस अननोन क्वांटिटी का हमको क्या निकालना होगा, तो किसी तरीके से हमारा उसका वैल्यू निकाल लेना है और उस वैल्यू को निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी वाला टॉपिक जो अपन अभी डिस्कस करेंगे। अभी का टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। मैं बोला था कि चार्ज फ्लो होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। चार्ज फ्लो होने के लिए कौन पॉसिबल जिम्मेदार रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस लेता है। पोटेंशियल डिफरेंस अपन अप्लाई करते हैं, वो वर्क डन करता है किस पे, चार्ज पे। किस लिए कि उसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाए। जब वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके चल देता है तो हम देखते हैं कि क्या होता है, तो हम ये देख रहे होते हैं कि चार्ज फ्लो होने लगता है, और चार्ज फ्लो होने लगता है तो हम देखते हैं कि करंट फ्लो होता है। उसके बाद ये ओम्स लॉ में बता दिया गया था कि क्या, V इज प्रोपोर्शनल टू I। इतना दूर तक मामला चल रहा था कि चार्ज पे जितना वर्क डन करेंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट होगा। ठीक है सर। फिर अपन इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाए तो एक रेजिस्टेंस का कांस्टेंट लगा R, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो क्या करेगा कि जब चार्ज फ्लो होते रहेंगे तो वो रेजिस्ट करेगा। जैसे कि तुम जैसे बोलते हैं ना, जैसे ही कोई एक शुभ काम करने निकले अशुभ हो गया, है ना। कई सारे हमारे में वो फैक्टर्स हैं कि हम कहीं जा रहे होते हैं, बिल्ली आर काट दी, बिल्ली सामने से रास्ता काट दी तो अशुभ होगा, है। वो खाली वाला कुछ कंटेनर एग्ज़ाम देते जाते रहे तो खाली कंटेनर, जैसे वो गघरी वघरी देख लेंगे, खाली पॉट देख लेंगे तो अशुभ होगा। वो झाड़ू को नहीं देखना चाहिए, वो जाला को नहीं देखना चाहिए, वो खुला गेट नहीं देखना चाहिए, बंद गेट नहीं देखना चाहिए, कुत्ता उल्टा चले ना देखना चाहिए, गाय सीधा चले ना देखना चाहिए, और कई सारे वो कुछ भी है। वो कुछ नहीं होगा भाई। बिल्ली रास्ता काटने का कोई कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता। अब तुम जा रहे हो, अब बिल्ली को इस रास्ते से उस रास्ते जाना हैगा, उधर उसका परिवार है, तो क्या सबके जाने का वेट करेगी कि जाएगी? और इस बीच अगर बिल्ली अपने परिवार के पास चल दी तो तुम बोलोगे कि रास्ता काट दिया। सब मेंटालिटी का खेल है, सारा खेल मानने का है। तुम अगर मानोगे तो तुम्हारा मेंटालिटी एक उस स्टेज में पहुंच जाएगा जहां तुम खुद अपने साथ अच्छा करना नहीं चाहोगे। तो उस कंडीशन में कोई बिल्ली तुम्हारे साथ क्या करेगी भाई, हैं? अल्टीमेटली तुम पढ़ाई किए रहोगे तो तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आएगा और तुम अच्छा सक्सेस करोगे, ग्रो करोगे। और नहीं तो बिल्ली आर काटे, चाहे कुत्ता आर काटे, चाहे तुम खुद आर काटो, चाहे कोई आर काटे, फिर होगा क्या? ठीक है, समझ रहे हो? तो फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ। तो इन तीन पे डिपेंड कैसे करता है? टेम्परेचर कैसे डिपेंड कराता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे डिपेंड कराता है, और लेंथ कैसे डिपेंड कराता है। इन तीनों पे अगर हम बात करेंगे तो बात करते हैं कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस, द इलेक्ट्रॉन हैव to travel a longer distance, and as a result of this the resistance increases। पहले वर्ड को समझते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस है ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ करंट, मतलब करंट को बहने नहीं देना है, ये उसका मोटिव है। करंट न बहे या लेट से बहे या कम बहे या कुछ भी हो, करंट कम हो जाए, ठीक है, पहुंच न पाए। तो मान लो पहले एक L लेंथ का कंडक्टर लेते हैं, उसे कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। इसका लेंथ सपोज कितना है, तो L है ना। अब इससे डबल लेंथ का एक कंडक्टर लेते हैं, लेंथ इंक्रीज कर देते हैं और सेम वोल्टेज का बैटरी ले लेते हैं, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। तुम देखोगे कि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक आने में रिलेटिवली कम टाइम लगेगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पास होने में रिलेटिवली ज़्यादा टाइम लगेगा।
करंट कब फ्लो होगा? जब निगेटिव टर्मिनल का इलेक्ट्रॉन एक राउंड मार के कहाँ तक आ जाए? पॉजिटिव तक। और वो यहाँ पे पॉसिबल होता नहीं दिख रहा है जल्दी से, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है। तुम ही डिसाइड करो बेटा, 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है और 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है, वो भी सेम कार से सेम स्पीड से, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज सेम है, दोनों चार्ज पे उतना ही वर्क डन हो रहा है। दोनों चार्ज की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस अलग अलग है। अब तुम बताओ, टाइम दोगुना लगेगा ना? तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे आने में थोड़ी मदद मिलती है, कम टाइम लगता है, जबकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक आने में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। टाइम ज़्यादा लगता है तो करंट लेट से फ्लो होता है। करंट लेट से फ्लो होता है तो काम तो वही हुआ ना रेजिस्टेंस का, कि करंट का अमाउंट कम हो जाना। तो उस कंडीशन में तुम देखोगे क्या हो रहा है, तो जब अपन लेंथ ऑफ कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं? लेंथ ऑफ द कंडक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हैव टू ट्रेवल व्हाट? इलेक्ट्रॉन हैव टू ट्रेवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा तो करंट फ्लो होने में टाइम लगेगा। ठीक है, यही तो है रेजिस्टेंस। क्या कर रहा है? उसका करंट अमाउंट को कम कर दे रहा है या टाइम बढ़ा दे रहा है। बात समझ आ रही है? इसके बाद और किस पर डिपेंड करता है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या तुम अपने स्कूल के मेन गेट से जितने बच्चे एक साथ अंदर जा सकते हो, क्या क्लासरूम के भी गेट से उतने ही बच्चे एक साथ जा सकते हो? जवाब में आएगा नहीं सर, बिकॉज ऑफ तुम्हारा जो स्कूल का मेन गेट है उसका क्रॉस सेक्शन जहाँ से तुम क्रॉस करते हो वो काफ़ी बड़ा है, और क्लासरूम का क्रॉस सेक्शन जहाँ तुम क्लास में इंटर करते हो वो काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पे अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, इफ़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर डिक्रीज, हम क्या करेंगे? उसे डिक्रीज करेंगे। द इलेक्ट्रॉन फाइंड मोर डिफिकल्ट टू पास थ्रू इट। समझते हैं, मान लो एक इतना बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया का अपन क्या ले लेते हैं? कंडक्टर ले लेते हैं और इसे एक बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ तुम देखोगे कि निगेटिव टर्मिनल्स में इलेक्ट्रॉन है बेटा। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स एक बार में इंटर कर पाएंगे वहाँ जाने के लिए? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहे हैं। इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर को हम डिक्रीज कर देते हैं। अगर इस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर को अपन इस तरीके से डिक्रीज कर देंगे जिसमें निगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन जा पाएंगे? बस 4 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कितने जा रहे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ 4, यहाँ 10। यहाँ 10 अमाउंट का इलेक्ट्रॉन एक साथ में पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचेंगे, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे बस। मैं बताया था जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा करंट। तो इस कंडीशन में जब क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है, तो मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा है तो करंट भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। करंट ज़्यादा होगा मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। इस सेक्शन में जहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है वहाँ करंट भी क्या होगा? कम होगा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब तुम समझ पा रहे हो कि अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर को बड़ा करेंगे तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो करंट का अमाउंट कम हो जाएगा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा।
करंट का अमाउंट कम, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक छोटे गेट से रिलेटिवली कम चार्ज इंटर करेंगे और बड़े गेट से रिलेटिवली ज़्यादा चार्ज इंटर करेंगे। जब ज़्यादा चार्ज इंटर करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट का करंट पास होगा, ज़्यादा अमाउंट का करंट पास होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब बड़ा गेट मतलब ज़्यादा चार्ज, ज़्यादा चार्ज मतलब ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट मतलब कम रेजिस्टेंस, मतलब बड़ा गेट मतलब कम रेजिस्टेंस। छोटा सा गेट, कम इंसान अंदर आ पाएंगे। छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, कम चार्ज अंदर आ पाएंगे। जितना कम चार्ज अंदर आएंगे उतना कम करंट, जितना कम करंट उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। मतलब V is equals to I into R and R is equals to V by I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। करंट ज़्यादा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम, और करंट कम मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा। इससे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, कि अगर करंट ज़्यादा है मतलब रेजिस्टेंस कम है, और अगर रेजिस्टेंस कम है इसका मतलब करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। इसे अपन पुकारते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर मैं और केयर करूं तो क्या होगा यहाँ पे? तो अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। और क्रॉस सेक्शनल एरिया में कैसा होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा चार्ज जाएंगे, ज़्यादा चार्ज जाएंगे तो ज़्यादा करंट जाएगा, ज़्यादा करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होगा तो कम चार्ज पास होंगे, कम चार्ज पास होंगे तो करंट का अमाउंट कम होगा, करंट का अमाउंट कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर इसे मैं इक्वेशन 1 लूँ, इसे इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन एंड इक्वेशन 2 क्या होगा? R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। A कौन है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। L कौन है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटाऊंगा तो यहाँ एक कांस्टेंट लगेगा जिसे अपन रो पुकारते हैं, RHO, रो। थोड़ा सा H का एसेंट आता है, रो L बाय A। यहाँ जो रो आता है बेटा, उस रो को अपन पुकारते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या पुकारते हैं? यहाँ मैं बताता हूँ, इसे पुकारते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसमें R कौन है? रेजिस्टेंस चेंज विथ शेप एंड मटेरियल, और रो किसके साथ? रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट फॉर मटेरियल। रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा, जबकि ये शेप मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर के साथ भी चेंज करेगा। तो रेजिस्टिविटी एक प्रॉपर्टी है जो वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट होता है। क्या होता है बेटा? कांस्टेंट होता है किसी भी कंडीशन में। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस क्या है कि अगर लेंथ बढ़ा देंगे तो अलग हो जाएगा, लेंथ कम करेंगे तो अलग हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बट रेजिस्टिविटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। कॉपर का एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी है और गोल्ड का एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी है, बट रेजिस्टेंस अलग है। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या है? तो एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। ये एक लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ये रेजिस्टेंस है। इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज करेंगे ऊपर नीचे तो इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे ज़्यादा जाएंगे, ये रेजिस्टेंस है। वो शेप के साथ चेंज होगा, वो मटेरियल के साथ चेंज होगा। बट रेजिस्टिविटी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी, क्या बेटा? इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो हर एक मेटल का प्रॉपर्टी कांस्टेंट होता है, वेयर रो इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी द कंडक्टर, which depends upon nature of material of the conductor and also on temperature.
वो ज़्यादातर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल का, और हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टिविटी होता है, एक फिक्स्ड होता है। कॉपर का अपना, सिल्वर का अपना, गोल्ड का अपना, आयरन का अपना, जिंक का अपना, हर एक मेटल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रो पुकारते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी पुकारते हैं। अगर मैं इसका यूनिट का बात करूं तो यूनिट क्या होगा, तो देखते हैं। पहले क्या लिखे बेटा हमने, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन को, चार्ज पार्टिकल को ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा डिफिकल्ट जाएगा, टाइम लगेगा, जिससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो वहाँ ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट, ज़्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास होंगे। जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज पास होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिक्रीज कर देते हैं, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया को छोटा कर देते हैं, उस कंडीशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मूव या पास फ्रॉम वन क्रॉस सेक्शनल एरिया टू अदर। क्या होगा कि छोटे जगह में उनको क्रॉस करने में काफ़ी डिफिकल्टी जाएगी, जिससे करंट का अमाउंट कम हो जाएगा, और करंट का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो वो इससे कैसा रिलेशन शो करता है, तो एक इनवर्सली रिलेशन शो करता है। किससे, रेजिस्टेंस किसके साथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ। इसे मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसे ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा बेटा, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। R इज इक्वल टू वॉट, रो L बाय A। हमको रो का यूनिट चेक करना है तो सबको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू R, A यहाँ डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा, इनटू अपॉन L, उधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो ये होगा रो इज इक्वल टू वॉट, R A बाय L। अब अगर मैं बात करूँ रो इज इक्वल टू R A बाय L, R का होता है ओम, ए होता है एरिया, एरिया का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ का मीटर और ब्रेथ का भी मीटर और लेंथ का मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट होगा, तो रो का क्या होगा बेटा, ओम मीटर। या सिंपली इसे लिख सकते हैं, रो का यूनिट होगा ओम मीटर। हम रेजिस्टिविटी को किससे मेजर करेंगे, तो ओम मीटर से। जनरली जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी मतलब जो मेजरेबल होते हैं, फिजिक्स में पहला डाटा होता है फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। जैसे कि तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, कितना भूख लग रहा है, कितना बोर लग रहा है, ये तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। स्कूल से जब थक हार के तुम आते हो तो मम्मी को ये नहीं बोलते, मम्मी आज आधा किलो भूख लग रहा है यार, जल्दी बनाओ, क्या कर रहे हो, घर में क्या कर रहे थे, ये तुम नहीं बोलते। तुम ये स्कूल जाते वक्त कहीं पे एक डॉग वॉग मर गया रहता है, जो एक स्पेसिफिक कंडीशन है, जो होता ही है हर किसी में, तो तुम स्कूल पहुंचते कि अपने बेस्ट फ्रेंड से ये नहीं बोलते, यार अभी बकवास मत कर, 1 किलो सूंघ के आया हूँ, ठीक है, ये नहीं बोलते हो तुम, क्योंकि वो सब क्वांटिटी मेजरेबल नहीं है। बट तुम्हें अगर कोई अपना वेट पूछे, तुमसे अपना मास पूछे, तुमसे अपना हाइट पूछे, तुमसे टाइम पूछे, तो ये सब क्या है, तो ये मेजरेबल हैं। तो जो मेजरेबल होते हैं वो क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ एक बहुत बड़ा जरूरी चीज़ है यूनिट। अगर यूनिट नहीं डालोगे तो वो डिफाइंड नहीं होगा। तो यहाँ इस यूनिट के जरिए अपन इसे और तरीके से डिफाइन करेंगे। तो क्या होता है यूनिट, तो ओम मीटर। एक अगर क्वेश्चन करें इस बात का, रेजिस्टिविटी का, तो बोल रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर। हमको लेंथ दिया है बेटा कितना, 1 किलोमीटर। हम जानते हैं कि लेंथ का जो SI यूनिट होता है सिस्टम इंटरनेशनल, वो किलोमीटर नहीं होता है, मीटर होता है। तो जब हम किलोमीटर को चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। कितना मीटर,
1000 मीटर। अगर मैं उसमें आगे देखूं 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, रेडियस गिवन है बेटा 1 mm मतलब मिलीमीटर, मिली इन द सेंस 1 × 10⁻³ मीटर, इसका मतलब हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ये उसका रेडियस है कॉपर वायर का। हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं एक ऐसा कॉपर वायर है जो एक बैटरी से कनेक्ट भी है, इसका रेडियस गिवन है। रेडियस क्या होता है? सेंटर से किसी एक साइड तक का डाटा कितना? 10⁻³ मीटर। और लेंथ ऑफ द वायर जो गिवन है ये कितना है? तो ये है बेटा 1000 मीटर, है ना। रेजिस्टिविटी गिवन है, रो की वैल्यू 1.72 × 10⁻⁻8। पूछा क्या है? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आर का वैल्यू पूछा है। तुम हर न्यूमेरिकल में यही करना, पहले देख लेना क्या गिवन है, गिवन होने के बाद ये चेक कर लेना क्या पूछा है। जब हमको ये दोनों चीज़ क्लियर हो जाती है कि क्या गिवन है क्या पूछा है, तो हमको वो रिलेशन भी याद आने लगता है। तुम जानते हो हमें आर दिया है, एल दिया है, रो दिया है, आर दिया है, इसका मतलब हम रिलेशन लगाएंगे R = रो L/A। ये क्या है? एक सर्कुलर है, इसका एरिया क्या होगा? πr² होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो R निकालने के लिए मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। R = रो का वैल्यू कितना है बेटा? 1.72 × 10⁻⁻8 है। आगे L का वैल्यू कितना है? 10⁻³ अपॉन A का वैल्यू कितना है? 3.14। पाई का वैल्यू, वेट अ मिनट, L 1000 होगा। L का वैल्यू हमको गिवन है इंटू 1000, 3.14 इंटू ये कितना होगा बेटा? R² होता है ना, πr²। R कितना है? 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 का स्क्वायर। ये कितना होगा? 1.72 × 10⁻⁻8 × 10⁻³ अपॉन 3.14 × 10⁻⁻6। जनरली A⁻m⁴n होता है, तो तुम क्या करते हो बेटा? A⁻m × n करते हो। तो 10⁻³ × 2 कितना होगा? -6। 10⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? +6। कितना होगा? 1.72 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6। निगेटिव पावर ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है? तो वो पॉजिटिव पावर हो जाता है। क्या होगा? 1.72 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻8 +3 +6 कितना हो जाएगा? तो ये सेम एज इट इज 10⁻6 3 9 - 8 1। तो इसे आगे तुम इसे नॉर्मल डिवाइड कर लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम थोड़ा सा भी अपने लाइफ में सीरियसनेस शो करोगे बेटा तो तुम बहुत आगे जा सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो। आजकल इतना टेक्नोलॉजिक दुनिया तुम्हारे पास है जो तुम्हारे पेरेंट्स के पास या पहले के ज़माने में कभी नहीं थी। और तुम जो आज ये बहाना बता रहे हो ना, टाइम नहीं मिलता, तो मैं बता रहा हूँ जितने भी ग्रेट लीडर या जितने भी ग्रेट मैन हुए हैं उनके पास भी 24 घंटा ही हुआ करता था, कुछ अलग नहीं होता था। पहला बात। दूसरा, अपने आप को एक्सक्यूजेस देना बंद करो। इतना ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में तुम्हारे पास अगर क्लास अवेलेबल है जिसमें तुम घर में पंखे नीचे लेट के, सो के, बैठ के, खेल के, ईयरफोन लगा के, अपने कंडीशन पे बैठ के किसी भी तरीके से पढ़ पा रहे हो, जिसके सामने एक टीचर है, एक बोर्ड है, बोर्ड में स्मार्ट बोर्ड है, तुम्हारे पास एक चीज़ है जो सब दिख रहा है, सुन रहा है, ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में है, और कितनी सुविधा पाओगे तो तुम पढ़ोगे बच्चों।
तुम्हारे पेरेंट्स ने और तुम्हारे साथ क्या कमी किया है, कब पढ़ोगे। तो केयर करो इन सब बातों का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।